हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम इस क्लास में शुरू करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। जो हमने फर्स्ट लॉ में जो लिमिटेशंस पढ़े थे, दैट लिमिटेशंस हैज बीन रेक्टिफाइड इन दिस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। सम स्टेटमेंट्स आर इन द thermodynamics second law. So what are the statements we have to discuss here? Number one statement: all naturally occurring processes or the spontaneous processes are thermodynamically irreversible. यानी जो नेचुरल प्रोसेसेस है अकरिंग करता है, जैसे हमने बता रहे थे पानी झरना से पहाड़, झरना में पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरता है ना, that is a spontaneous process and natural occurring processes. So that cannot be reversed thermodynamically. यानी पानी नीचे से हम ऊपर उठा नहीं सकते हैं, हाँ इटसेल्फ, यानी वो अपने आप नहीं जा सकता है। अगर उसको जाने के लिए इट नीड्स एन एक्सटर्नल एजेंसी, यानी हमको मोटर चाहिए नीचे से पानी ऊपर लाने के लिए, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट लॉ नहीं बताया था, सेकेंड लॉ उसको रेक्टिफाई किया। दूसरा क्या स्टेटमेंट, दूसरा है विदाउट द हेल्प ऑफ इन एक्सटर्नल एजेंसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। वही बात है, जैसे पानी अब नीचे ऊपर से गिर रहा है, हम नीचे से उसको उठा ही नहीं सकते, अपने आप नहीं जा सकता है जब तक हम मोटर नहीं लगाए, यानी एक्सटर्नल एजेंसी का हेल्प ना लें तो पानी ऊपर नहीं जा सकता है। समझ गए आप। यानी लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया के तरफ अगर हम गैस को भेजना चाहते हैं तो वी नीड एन असिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी। समझ गए आप। तीसरा क्या है, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल विदाउट लिविंग सम इफेक्ट एल्सवेयर। इट इज इम्पोर्टेंट। यानी जब हम हीट देते हैं किसी सिस्टम में, ऑल द हीट्स आर नॉट कंप्लीटेड इनटू वर्क, यानी कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है ना। यानी हीट वर्क में कन्वर्ट होगा, लेकिन इन द मीन व्हाइल ड्यूरिंग द कन्वर्जन सम हीट्स will be lost or will be converted into some other forms। समझ गए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी एनर्जी जब उसको हम उससे काम निकालते हैं, यानी मैकेनिकल वर्क निकालते हैं या यूजफुल वर्क निकालते हैं, सारा एनर्जी कभी भी यूजफुल वर्क में कंप्लीट नहीं कन्वर्ट नहीं हो सकता है। आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक ट्रेन के बात कर रहे हैं ना। मैंने एक फिगर बनाया, देखिए एक ट्रेन है, ये ट्रेन का इंजन है और ये सब ट्रेन के डिब्बे हैं, ठीक है। ये ट्रेन किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और इसका पावर सप्लाई कितना चाहिए, इसको 1000 किलोवाट चाहिए। मान लीजिए 1000 किलोवाट होगा तो ट्रेन चलेगी। मैं क्या किया, ट्रेन अभी 1000 किलोवाट सप्लाई है, अभी ट्रेन भाग रहा है, ट्रेन चल रहा है। मान लीजिए ट्रेन की स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। तभी मैंने क्या किया, ये सारा जितना इसका डिब्बे हैं, डिब्बे के नीचे मैंने डायनामो फिटिंग कर दिया इसके व्हील पे। जब व्हील घूमेगा, क्योंकि 100 स्पीड से ट्रेन भागती, तो इसका पहिया भी घूमेगा और डायनामा कैन क्रिएट द करंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ डायनामा व्हिच कैन बी फिटेड इनटू ईच कोच। ये जितना कोच है सभी में अगर हम डायनामो फिटिंग करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। सो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, मान लीजिए हमने इतना डायनामो फिटिंग किया, तो सभी को अगर हम मिला दिया, इट इज टोटली द सम टोटल ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ऑल द कोचेस विल बी 1000, मान लीजिए। तो हम क्या करें, जब ट्रेन 100 स्पीड पे है, अभी 1000 एनर्जी यहाँ, किलोवाट एनर्जी यहाँ जनरेट हो रहा है, तो अगर इसको हम इस पे डाल दें, यानी जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है ओरिजिनली, जो इससे सप्लाई काट के अगर इसको कनेक्शन कर दें, तो ये ट्रेन अपने आप चलता रहेगा, क्योंकि ट्रेन अभी 100 स्पीड में है, इसको 1000 चाहिए और इससे 1000 निकल रहा है, तो 1000 किलोवाट अपने आप चलेगा। इज इट पॉसिबल और नॉट, आप सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। मैंने बताया ट्रेन अभी 100 स्पीड में चल रहा है और उसको चाहिए 1000 किलोवाट, लेकिन हमने इतना डायनामो लगा दिया, डायनामो से 1000 किलोवाट प्रोड्यूस और 1000 किलोवाट को इसमें लेके जोड़ दिया और उसका पहले वाला जो कनेक्शन था उसको काट दिया, तो ट्रेन अपने आप चलेगा। इसके नीचे से डायनामो से जितना इलेक्ट्रिक निकलेगा उतने में ट्रेन चलेगा। इज इट पॉसिबल और नॉट?
इट इज नेवर पॉसिबल, कतई नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हो गया तो मान लो दुनिया अपने आप चलेगा। जब एनर्जी शुरू जनरेट हुआ तो उसी एनर्जी से फिर हम एनर्जी जनरेट कर लेंगे, लेकिन दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज ये जो 1000 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ दे रखे, इट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। हमको 130 किलोवाट चाहिए और 1000 किलोवाट कभी दे ही नहीं सकता है, जरूर उससे कम देगा। समझ गए आप? तो वही बात है, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल विदाउट लिविंग सम इफेक्ट एल्सवेयर। यानी हीट हम जितना देंगे वो सारा हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, कुछ हीट दूसरे में खर्च हो जाएगा। मान लीजिए पिस्टन की बात, अगर हम उसमें हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी गैस एक्सपैंड करता है तो हीट एनर्जी क्या होगा, कुछ उसमें हीट करेगा, पिस्टन को इटसेल्फ हीट कर देगा, है ना। या फ्रिक्शन कहीं क्रिएट करके दूसरा एनर्जी भी क्रिएट कर सकता है। तो वो कभी भी हमारा यूजफुल वर्क जितना चाहिए उसको उसमें कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। दिस इज थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ। नंबर 4, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर अकम्पनीड बाय नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी। ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जितना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है सभी इंक्रीज इन एंट्रोपी में होता है। ये हमने पहले बात किया है। इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव देन ओनली द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, है ना। उसके बाद क्या है, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। हमने एंट्रोपी में पढ़ा था विश्व का हर वक्त एंट्रोपी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। एंट्रोपी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। दीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं गिब्स एनर्जी, समटाइम्स इट इज कॉल्ड आल्सो गिब्स फ्री एनर्जी। ये गिब्स एनर्जी क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू ए सिस्टम व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। समझ गए इसका मतलब क्या है। मान लीजिए एक सिस्टम है, सिस्टम में हम जितना हीट देते हैं उसमें से मैक्सिमम जो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू आवर यूजफुल वर्क। समझ गए क्या बोल रहे हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमने मान लीजिए हीट एनर्जी दे रहे हैं 100 किलो जूल हम हीट दे रहे हैं, 100 किलो जूल में से जितना किलो जूल हीट सिर्फ यूजफुल वर्क के लिए यूज हो सकता है, यानी इस्तेमाल हो सकता है या कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी। इसका मतलब क्या, और हम इसको अच्छी तरह थोड़ा क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, 400 ग्राम राइस लिया, 400 ग्राम राइस को खाना राइस बना दिया और हमने 400 ग्राम राइस को खाया। वो 400 ग्राम राइस का एक्चुअली अगर हम एनर्जी किलो कैलोरी में निकालेंगे या जब हम बात करते हैं कैलोरी की वैल्यू, उसका मान लीजिए उसका कैलोरी की वैल्यू 200 किलो जूल है, ठीक है। लेकिन जब हमने खाया वो 200 किलो जूल से सिर्फ हमारे यूजफुल वर्क यानी हमको हमारे बॉडी को उसने 125 किलो जूल हीट दिया, बाकी और हीट मिला ही नहीं हमको शरीर को, यानी हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलना चाहिए वो सिर्फ 125 किलो जूल ही मिला। तो 75 जूल कहाँ गया, जो 75 जूल लॉस हो गया उसको छोड़ के जो हमारे यूजफुल वर्क यानी व्हाट वी आर रिक्वायरिंग फॉर आवर बॉडी दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर आवर बॉडी दैट इज नोन एज द यूजफुल वर्क। तो इधर गिव्स फ्री एनर्जी कितना होगा, 125 किलो जूल। समझ गए आप। हमने 200 जूल एनर्जी प्रोडक्शन किया, यानी हम जो खाए राइस उसका कैपेसिटी था 200 किलो जूल, लेकिन 200 किलो जूल में से हमारे बॉडी को कितना मिला, 125 किलो जूल मिला, यानी इट वाज यूटिलाइज्ड फॉर द यूजफुल वर्क। बाकी 75 क्या हो गया, इट वाज लॉस एल्सवेयर, यानी और कहीं इसका खर्च हो गया, यानी लॉस हो गया नो। सो ये जो 125 हो गया उसको हम बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, यानी दिस वाज द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल इन दैट 200 किलो जूल ऑफ एनर्जी which could be used for the maximum useful work, यानी जो यूजफुल हमारे जो इंटेंडेड वर्क चाहिए उसको वो हमारे बॉडी के लिए जरूरत था, ठीक है ना, वो हमको मिला, तो उसको हम बोलेंगे गिव्स फ्री एनर्जी। जैसे हम ट्रेन की बात कर रहे थे, यानी 1000 किलोवाट दे रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसमें से मैक्सिमम कितना मीन्स हम चाहते हैं कि उसमें से और रिलेटेड एनर्जी प्रोड्यूस करें बाय द हेल्प ऑफ डायनामो। 1000 किलोवाट अगर हम सप्लाई कर रहे हैं और हमको मान लीजिए नीचे डायनामो मिल रहा है 750 किलोवाट सिर्फ मिल रहा है, किसके लिए,
ना वी वांट इलेक्ट्रिसिटी। तो 750 किलोवाट ही हमारा क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। बाकी सब क्या हो गया, इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लॉस्ट, जैसे फ्रिक्शनल एनर्जी है, magnetic energy, whatever it may be, they are lost on the way. So this is known as Gibbs free energy because that only being used for the intended useful work। आप समझ गए। तो मैथमेटिकली इसको डिनोट करते हैं कैसे, कैपिटल जी में। मैथमेटिकली जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। एच क्या है, एंथैल्पी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी है ना। जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। जी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस, बिकॉज एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। हमने पढ़ा है एंथैल्पी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। सो अगर हम डेल्टा बहुत सरम करें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा होल पी वी माइनस डेल्टा होल टी एस। इफ द प्रोसेस ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, बिकॉज पी इज कांस्टेंट, माइनस टी इज कांस्टेंट, टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। This is known as famous Gibbs-Helmholtz equation. You have to remember this is very important, and on the basis of this we will solve many numericals in this chapter. Okay, Gibbs-Helmholtz equation आप समझ गए। तो गिब्स एनर्जी का मतलब क्या है, जो एनर्जी सिर्फ यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है। जितना हमने हीट एनर्जी दे रखा है उसमें से जितना ही कन्वर्ट होता है हमारे यूजफुल वर्क में, उसको बोलते हैं हम गिब्स एनर्जी। यानी उसमें जितना मैक्सिमम जितना उसमें है हीट एनर्जी है जो हमारे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टानिटी ना। द स्पॉन्टानियस प्रोसेस हाउ डिपेंड्स अपॉन द गिब्स फ्री एनर्जी, दैट नाउ वी विल डिस्कस। हमने अभी डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस इज नथिंग बट द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसी में से हम निकालेंगे तो गिब्स एनर्जी कैसे स्पॉन्टानिटी की डिसाइड करता है ना। हमको मालूम है फॉर स्पॉन्टानियस और फॉर स्पॉन्टानिटी ऑफ ए रिएक्शन प्रोसेस, स्पॉन्टानिटी ऑफ ए प्रोसेस, डेल्टा एस टोटल मस्ट बी पॉजिटिव है ना। हम अभी पढ़े थे, पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है ना। ये क्या होगा फॉर स्पॉन्टानियस, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो मीन्स क्या है, दिस इज एट इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो होता है तो द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इफ डेल्टा एस टोटल इज नेगेटिव, क्या होगा, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टानियस in direct way, maybe in indirect way it is may be spontaneous, but direct process is non spontaneous। समझ गए, ये हमको मालूम है। और क्या मालूम है फॉर स्पॉन्टानिटी, डेल्टा एच लेस देन जीरो और नेगेटिव, ठीक है ना, दैट इज स्पॉन्टानियस। आपको याद है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा ना। इफ डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, समझ गए, ये क्या है, नॉन स्पॉन्टानियस। दिस इज एक्सोथर्मिक, दिस इज एंडोथर्मिक, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहाँ समझिए, अगर मान लीजिए हम इसको बोलते हैं दिस प्रोसेस स्पॉन्टानियस, स्पॉन्टानियस के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एच मस्ट बी लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो ना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो दिस अगर ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, क्या होगा, इसको हमने नेगेटिव में रख लिखा और इसको क्या हुआ टी, दिस इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव ही होगा। तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में होगा। आप समझ गए, अगर डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव, दोनों ही किसी भी प्रोसेस का स्पॉन्टानिटी डिसाइड करता है। यानी स्पॉन्टानियस तभी होता है जब डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है, डेल्टा एस का पॉजिटिव होता है। तो इस इक्वेशन से वी कैन गेट दैट डेल्टा जी वैल्यू विल बी नेगेटिव, यानी डेल्टा जी लेस देन जीरो और नेगेटिव इंडिकेट्स द प्रोसेस इज स्पॉन्टानियस।
समझ गए आप। वैसे ही इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, व्हाट इज दैट? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि डेल्टा एच जीरो, डेल्टा एच जीरो, तो कितना हो जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो भी इक्विलिब्रियम स्टेट को सूचित करेगा। और डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टानियस। वैसे ही हम प्रूव कर सकते हैं ना, डेल्टा जी ग्रेटर देन नॉन स्पॉन्टानियस। तो आपको ये सारे कंडीशंस याद रखना है। इसी के ऊपर जेई, नीट और किसी भी एग्जाम पर, और सीबीएसई हो या आपका स्टेट बोर्ड हो, इसी के बेसिस पर एक दो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट टाइप आता है, या इसी के बेसिस के पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी क्लियरली। समझ गए? हाउ द डेल्टा एस, डेल्टा एच एंड डेल्टा जी डिटरमाइंस द स्पॉन्टानिटी ऑफ एनी प्रोसेस। समझ गए? कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टानियस होगा, इस वैल्यू इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट। इट इज डिफाइंड एज द गिब्स एनर्जी चेंज फॉर ए प्रोसेस in which the reactants are in their standard states are converted into the products in their standard state and it is represented as delta G naught। है ना, मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के रिएक्टेंट्स सारे स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे। तो स्टैंडर्ड स्टेट यहाँ क्या है? स्टैंडर्ड के लिए हमको पता है टेम्परेचर प्रेशर को हम स्टैंडर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर का स्टैंडर्डाइजेशन है, टेम्परेचर इज नॉट ए कांस्टेंट। हम आप नहीं बोल सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर इज नॉट ए कांस्टेंट स्टैंडर्ड, वी कैन स्पेसिफाई। मान लीजिए मैंने स्पेसिफाई किया एक रिएक्शन के लिए मेरा 273 केल्विन स्टैंडर्ड है, और किसने किया 298 केल्विन, और किसने किया 373 केल्विन, बट ही हैज टू स्पेसिफाई दैट स्टैंडर्ड। नो, लेकिन बट प्रेशर शुड बी 1 बार, प्रेशर 1 बार होना चाहिए। तो हम बोलेंगे उस कंडीशन में, यानी मेरा स्पेसिफाइड टेम्परेचर 1 बार प्रेशर कंडीशन में जो रिएक्टेंट का होगा उसको हम बोलेंगे दैट इज द स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। समझ गए? और प्रोडक्ट का स्टेट भी वही स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट होगा। मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट या कोई पदार्थ फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे थे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हम अगर यहाँ पढ़ेंगे गिव्स एनर्जी चेंज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड, तो कैसे बोलेंगे? अगर 1 मोल हम सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसमें जितना गिव्स एनर्जी चेंज हो रहा है एट स्टैंडर्ड स्टेट, तो उसको बोलेंगे हम गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज डेल्टा एफ जी नॉट। है ना? तो डेल्टा आर जी नॉट अगर हम सोचेंगे एक रिएक्शन का हम गिव्स फ्री एनर्जी निकलते हैं, गिव्स एनर्जी चेंज निकलते हैं, तो क्या होगा ना, सम ऑफ डेल्टा एफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा एफ रिएक्टेंट। है ना? तो प्रोडक्ट का गिव्स एनर्जी जितना होगा, यहाँ हमने जी छोड़ दिया है, एनर्जी चेंज जितना होगा, गिव्स एनर्जी चेंज जितना होगा प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का जितना होगा, अगर उसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन। तो मान लीजिए एक रिएक्शन है ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, तो क्या होगा? सी डेल्टा एफ जी नॉट सी, यानी सी इसका क्या था? नंबर ऑफ मोल्स था, नंबर ऑफ मोल्स था, तो हमने सी बाएं तरफ ले आया, और ये इसका जो सी का कितना फॉर्मेशन, यानी ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के लिए कितना गिव्स एनर्जी चेंज हुआ, और डी इसका नंबर ऑफ मोल्स था, ये डी प्रोडक्ट के लिए कितना गिव्स फ्री एनर्जी चेंज हुआ। वैसे रिएक्टेंट का, ये रिएक्टेंट का गिव्स एनर्जी कितना चेंज हुआ, और ए इसका नंबर ऑफ मोल्स है, वैसे ही बी का है। तो ये दोनों का सम करके अगर इसको दोनों का हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन किसका ना, गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन। ठीक है, अगर हम गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को स्टैंडर्ड स्टेट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट माइनस 3 डेल्टा एस नॉट। आप इसको याद रखिए। ठीक है, गिव्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट एंड वर्क, how it is related, work and gives energy change is related. Now we are going to discuss. As per first law of thermodynamics, we know delta U is equal to Q plus W. Delta U is nothing but the change in internal energy and Q is the heat supplied to the system and work is done on the system. मान लीजिए यहाँ भी हम सिलेंडर ले रखे हैं, उसके अंदर फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इसके अंदर गैस है, हमने
इस सिस्टम के ऊपर क्यू हिट दे रखा है और उसके ऊपर भी डब्ल्यू वार कम कर रहे हैं, यानी क्यू इज पॉजिटिव एंड डब्ल्यू इज पॉजिटिव। तो हमने निकाला था डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, implies delta u is equal to q plus w expansion and w non expansion। व्हाट इज दिस? हमने जो इसके ऊपर काम किया यानी w वार्क जो काम किया इसके ऊपर के पिस्टन के ऊपर, तो ये वार्क में से कुछ वार्क क्या करेगा, इसको एक्सपांड कर सकता है यानी पिस्टन को बाहर हटा सकता है, या और कुछ वार्क एक्सपांड नहीं करके उसके अंदर रहेगा। समझ रहे हैं आप? यानी ये जो वार्क हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, दो चीज कर सकता है। एक वार्क अब एक्सपेंशन कर सकता है यानी पिस्टन को ऊपर उठा सकता है, या कुछ नहीं कर सकता है उसके अंदर ही वैसे रहता है। वार्क अब नॉन एक्सपेंशन और क्या काम से उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर सकता है नो। तो डब्ल्यू कैन बी क्लासिफाइड टू टू डिफरेंट वैल्यूज, वन इज वार्क ऑफ एक्सपेंशन एंड अनदर इज वार्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ठीक है ना? तो हमने यही लिखा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एक्सपेंशन प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल बी, बिकॉज डब्ल्यू एक्सपेंशन इज इक्वल टू माइनस पी डेल बी हमने डिस्कस कर चुका है। तो वार्क ऑफ एक्सपेंशन प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल बी माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। हमने इसको बैलेंस कर दिया। तो इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू दिस द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू प्लस पी डेल बी इज नथिंग बट डेल्टा एच माइनस वार्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, बिकॉज डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा, है ना? We know that for a reversible isothermal process T is equal to constant अगर होगा तो डेल्टा इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। हमने एंट्रोपी में पढ़ा था डेल्टा इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। सो क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो हमने यहाँ क्यू के ऊपर क्या लिख सकते हैं, क्यू की जगह टी डेल्टा एस लिख सकते हैं। तो टी डेल्टा एस इज इक्वल डेल्टा एस माइनस वार्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। तो वार्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन क्या होगा, डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इज इक्वल टू डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इक्वल कितना हो गया, वार्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन अगर माइनस करेंगे तो क्या हो गया, माइनस डेल्टा जी इक्वल टू माइनस वार्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। यानी डेल्टा जी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, वार्क ऑफ यूजफुल वार्क उतना ज्यादा होगा। समझ गए आप? इससे हम ये कंक्लूड होते हैं द वैल्यू ऑफ जी डिटरमाइन द यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। समझ गए? अगर जिसका जितना वैल्यू ज्यादा होगा उसका उतना वैल्यू क्या होगा, वर्क का होगा। गिव्स एनर्जी चेंज एंड इलेक्ट्रिकल वर्क, जैसे हम बोलते हैं वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क अगर उसमें होता है तो उसका वैल्यू कैसे किसी तरह डिपेंड करता है गिव्स फ्री एनर्जी की तरफ। या फॉर ए सेल W is equal to minus NFE, n number of moles of electron, F is Faraday, that is 1 Faraday is equal to 96,500 coulomb, और E is the EMF of cell, electromotive force of a cell। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे व्हाट इज EMF वी विल डिस्कस विविडली, है ना? तो एक गाल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितना वार्क करता है, दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन W इज इक्वल टू माइनस NFE। दिस इज नॉन एक्सपेंशन वर्क। सो as we had already explained earlier that delta G is equal to W non expansion work, so W is equal to minus NFE। N is the number of electrons, is the EMF of a cell, yani electromotive force of a cell। So delta G naught will be is equal to minus NFE naught, yani E naught means standard EMF of a cell। So what is standard here? For standard, reactants and products are in the standard state, temperature to 98 Kelvin and pressure 1 bar। E naught is equal to standard EMF of cell, है ना? तो जब सेल होता है, सेल में भी सारा एनर्जी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ लॉस हो ही जाता है, जैसे हमने बहुत डिस्कस अभी किया। तो वहाँ एफिशिएंसी ऑफ सेल क्या होगा, डेल्टा आर जी नॉट डिवाइड बाई डेल्टा एच नॉट। डेल्टा आर यानी एक रिएक्शन में कितना गिव्स एनर्जी चेंज होता है डिवाइड बाई एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, तो उसको क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ द सेल हम निकाल सकते हैं। समझ गए? इसको आप याद रखिए, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम एग्जाम में आता है ना। आप लोग देखिए अभी, गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना? हमको मालूम है, मान लीजिए दिस इज एन रिवर्सिबल, दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, है ना? तो रिएक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा, C टू द पावर C, D टू द पावर D डिवाइड बाई A टू द पावर A, B टू द पावर B।
और कीप होगा अगर गैसियस स्टेट में सारे प्रोडक्ट्स है तो यू हैव टू टेक द प्रेशर ऑफ द गैसेस, सो पी सी टू द पावर सी, पी टू द पावर डी, पी टू द पावर ए, पी टू द पावर बी, यानी प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स, है ना। एट इक्विलिब्रियम वी नो क्यू सी इज इक्वल टू के सी, यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट किसके साथ बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर के पी, ये बराबर हो जाएगा, वी नो इट इन द इक्विलिब्रियम चैप्टर, है ना। तो ये हमको याद रखना चाहिए। तो गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन डेल्टा जी, अगर कोई रिएक्शन है उसके अंदर जितना गिब्स एनर्जी चेंज होता है इज रिलेट टू कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, उसके अंदर कितना रिएक्शन मिक्सचर क्या है, एंड टू स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, अगर स्टैंडर्ड उसका कितना स्टैंडर्ड रिएक्शन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज कितना है, उसके बीच में रिलेशन क्या है, डेल्टा आर जी इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन, यानी गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन प्लस आर टी एल एन क्यू, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर एंड एल एन क्यू मीन्स रिएक्शन कोएफिशिएंट, है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज वैट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एट इक्विलिब्रियम वी नो गिब्स एनर्जी चेंज इज इक्वल टू 0, so we can put here 0, 0 is equal to delta r g naught plus r t ln, q is equal to k, हम यहाँ डिस्कस किए थे, q is equal to k at equilibrium, so ln k, so we can write delta r g naught is equal to minus r t ln k, है ना। तो डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 3.303 आर टी एल एन के को हम लॉग के में कन्वर्ट कर दिया, तभी हमने मल्टीप्लाई किया 2.303, और इसको हम एक्सपेंशन में भी लिख सकते हैं के इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा आर जी नॉट डिवाइड बाई आर टी, या इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस डेल्टा आर जी नॉट डिवाइड बाई 2.303 आर टी। आपको ये रिलेशन, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है किसको, क्योंकि इसके पर प्रॉब्लम जरूर आते हैं, चाहे नीट का हो, जेई का हो, या बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, किसी में भी इसका प्रॉब्लम आने का चांस बहुत ज़्यादा है। आप समझ गए ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक न्यूमेरिकल है, आप देख लीजिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल if the equilibrium constant for the reaction is 2.0 × 10⁻⁷ at 25 डिग्री सेल्सियस। आप देखिए यहाँ गिवन डाटा क्या दे रखा है, k इज इक्वल टू 2.0 × 10⁻⁷, T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 298 केल्विन, R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमने डाटा दे रखा है। क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट यानी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, तो यहाँ हमको पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई हियर, नो। सो माइनस 2.303, आर का वैल्यू 8.314, टी का वैल्यू 298 इंटू लॉग के का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷, तो हमने उसको क्या किया, लॉग 2 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू लॉग 2 प्लस 7 लॉग 10, लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 प्लस दिस इज 7 log 10 value 1, so this is 7, no, so minus 2.303 into 8.314 into 298 plus into this is 7 ऐड हो गया तो 7.3010, तो इसको हम अगर गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगा माइनस 4.16 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर मोल, यानी दिस इज रिप्रेजेंट्स दैट द डेल्टा जी इज नेगेटिव और डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव, सो द प्रोसेस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, समझ गए, द रिएक्शन इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है ना, बहुत आसान है, बस यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक्स चैप्टर, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट वाज गिवन बाय नॉनेस्ट एंड मैक्स प्लैंक्स। द लॉ स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड अप्रोचेस 0 at 0 डिग्री केल्विन। कोई अगर हम सॉलिड लेते हैं परफेक्टली सॉलिड, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उसका टेम्परेचर हम क्या करते हैं 0 केल्विन को लेते हैं, यानी माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस को लेते हैं, तो उसका एंट्रोपी क्या हो गया, 0 के पास हो जाएगा। क्यों, हम एंट्रोपी का मतलब क्या है, द एक्सटेंट ऑफ डिजॉर्डरनेस प्रेजेंट इन द सिस्टम और प्रोसेस और सब्सटेंस, है ना, तो उसके अंदर कितना डिजॉर्डरनेस है। तो जब ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन है और द टेम्परेचर इज अप्रोचिंग 0 केल्विन, तो उसके अंदर डिजॉर्डनेस बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, बिल्कुल। तो वो बोल रहे हैं उसका एंट्रोपी क्या हो गया, क्या हो जाएगा, इट विल अप्रोच नियर अबाउट 0, है ना। तो वी कैन राइट हियर फॉर सॉलिड्स इफ एस नॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंट्रोपी, एस नॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंट्रोपी, स्टैंडर्ड मीन्स
the temperature should be standard is specified and the pressure should be 1 bar. ये सी एंट्रोपी एट टी केल्विन, टेम्परेचर केल्विन मान लीजिए टी केल्विन, कोई भी टेम्परेचर हो इन केल्विन अगर एंट्री होता है तो वी कैन डिटरमाइन बाय सम रिलेशन, देन डेल्टा एस विल बी एस माइनस एस नॉट, यानी एंट्रोपी से स्टैंडर्ड एंट्रोपी को अगर घटा देंगे तो हमारा चेंज इन एंट्रोपी निकल जाएगा. दैट इज गिवन बाय integration from 0 to t Cp dt by Tcp is nothing but the heat capacity of the substance. So is equal to 2.303 Cp log T. You have to remember this formula. So delta S is equal to 2.303 Cp log T. This is the relation, है ना. उसके बाद और एक टर्म आता है रेजिडुअल एंट्रोपी. रेजिडुअल एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द एंट्रोपी पोजेस्ड बाय ए सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो. इवन इफ देखा गया एट एब्सोल्यूट जीरो, थोड़ा बहुत उसके अंदर क्या है रेजिडुअल एंट्रोपी है. हम अभी बोल रहे थे अप्रोच जीरो नॉट जीरो, तो अप्रोच जीरो मीन्स उसके अंदर कुछ थोड़ा सा एंट्रोपी होगा और डिस्टर्बेंसेस होगा, डिजॉर्डरनेस होगा. तो उसको एक रिलेशन है एस आर इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू. एस आर रेजिडुअल एंट्रोपी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एल एन डब्ल्यू मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. आप देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ अभी. अब देखिए मैंने एक ये सॉलिड बनाया हूँ, मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO 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 OC OC CO 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 CO, यानी ये सारे CO अरेंज इन रेगुलर ऑर्डर बट 2 CO molecules have been reversed, यानी OC OC. So some residual may be present there which is called as the residual entropy. ठीक है ना. अब इसको आप अच्छी तरह देखिए, इस चैप्टर को अच्छी तरह समझिए, क्योंकि इससे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, कोई भी हो, नीट हो, मेडिकल हो या ICAR हो, उसमें इस चैप्टर से प्रॉब्लम आते हैं ना. इसको आप अच्छी तरह समझेंगे, 2-4 बार देखिए इस वीडियो को. हमने क्या क्या है, छोटा छोटा वीडियो किया है और एक कॉन्सेप्ट में किया है, आप इसको आराम से देख सकते हैं और उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं ना. ठीक है.